सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो जैसा कि अगर इसको डिफाइन करने की मैं कोशिश करूँ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ द पीरियोडिक शेडिंग ऑफ यूटेराइन इंडोमेट्रियम फॉलोड बाय इट्स प्रोलिफरेशन एंड प्रिपरेशन फॉर इम्प्लांटेशन। फीमेल्स के अंदर हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यूट्रस के स्ट्रक्चर को जब देखा तो हम लोगों ने पाया कि यूट्रस की जो वॉल लेयर होती है वहाँ पे 3 लेयर में हम लोगों ने उसे डिस्टिंग्विश किया था। पेरीमीट्रियम जो मिडिल वाला आउटर मोस्ट पार्ट पेरीमीट्रियम, मिडिल पार्ट जो कि मस्कुलर था दैट इज मायोमेट्रियम एंड फिर एंडोमेट्रियम। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता क्या है कि यूटेराइन इंडोमेट्रियम एवरी टाइम प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन एंड इफ द fertilized egg is not received by it, then the shedding of endometrium occurs, and this cyclic event is repeated time to time. Actually, it is a cycle of 28 days, जहाँ पे यूटेराइन इंडोमेट्रियम शेड पीरियोडिकली शेड होती है, उसके बाद फिर से वो प्रोलिफरेट करती है एंड प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसकी कुछ इवेंट्स को मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए। हम लोगों ने एक वहाँ पे पॉइंट डिस्कस करी थी कि व्हेन द फॉलिकल्स इन द ओवरीज ग्रो, तो जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप होती जाती है तो फॉलिकल्स से ईस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, और जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो होती है ईस्ट्रोजन का अमाउंट ये ओवरी के अंदर बढ़ता जाता है। और हम लोगों ने ये भी वहाँ पर डिस्कस किया था कि एज ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीजेज इट गिव्स पॉजिटिव फीडबैक टू एलएच, एंड एलएच जो कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस रिलीज होता है उसके कारण एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होती है। तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन गिव्स पॉजिटिव फीडबैक टू एलएच, जिसके कारण एलएच का कंसंट्रेशन हाई होता है। फिर क्या होता है, हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि एलएच के कंसंट्रेशन हाई होने पे जो मैच्योर फॉलिकल होती है उसका रप्चर होता है, जिस प्रोसेस को हम लोगों ने डिफाइन किया था ओवुलेशन। तो ओवुलेशन होने के बाद वहाँ पे रिलीज होती है सेकेंडरी oocyte एंड द रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल्स विल फॉर्म द कॉर्पस ल्यूटियम। हम लोगों ने वहाँ पे वो भी डिस्कस किया था कि कॉर्पस ल्यूटियम जब एक बार फॉर्म हो जाती है तो इट फॉर्म्स बोथ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन जब दोनों साथ में फॉर्म होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा तो इट गिव्स नेगेटिव फीडबैक। तो कॉर्पस ल्यूटियम जब फॉर्मेशन करती है प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों की, तो जब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन व्हेन दे आर कंबाइनली फॉर्म्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम इट गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू एलएच। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर कि एलएच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को मैं एक बार टेबुलेट कर देता हूँ कि ईस्ट्रोजन जब एलोन है तो इट गिव्स पॉजिटिव फीडबैक टू एलएच। ईस्ट्रोजन व्हेन कम्स टुगेदर विथ प्रोजेस्टेरॉन तो इट गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू एलएच, and LH is required for the maintenance of corpus luteum। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स को। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स को जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ ऑलरेडी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स को हम लोग दो स्टेजेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो इवेंट्स चल रहे हैं 2 इवेंट्स साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। कुछ इवेंट्स ओवरीज के अंदर चल रहे हैं और ओवरीज के अंदर जो इवेंट्स चल रहे हैं उसका जो असर देखने को मिल रहा है वो यूट्रस में देखने को मिल रहा है। तो डे 1 इट इज वैसे बेसिकली नॉर्मली फीमेल्स के अंदर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की साइकिल होती है, बट इट कैन वेरी। कुछ फीमेल्स के अंदर ये 28 डेज से कम की 26 डेज की भी होती है। कुछ फीमेल्स के अंदर ये देखने को 30 to 32 डेज का भी देखने को मिलता है, बट एन एवरेज इट इज कैलकुलेटेड दैट ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर 28 डेज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टेजेस को हम लोग ओवरी के अंदर और यूट्रस के अंदर दोनों के अंदर जो अलग अलग फेजेस होती हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे।
तो जो डे 1 होता है दैट इज मार्क्ड एज द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और डे 1 पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है वो स्लप ऑफ होना शुरू हो जाती है और एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटती जाती है। फर्स्ट डे टू द 5th डे, 5 डेज का समय इसमें लिया जाता है। फ्रॉम डे 1 टू डे 5 यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो स्लफ ऑफ होकर कंटिन्यूसली ब्लड के फॉर्म में कुछ ब्लड के साथ वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो स्लफ ऑफ होकर बाहर आ रही है, एंड दिस फेज इज कंसिडर्ड एज द मेंस्ट्रुअल फेज। सो इन यूटेरस डे 1 टू डे 5, डे 1 टू डे 5 इट इज कंसिडर्ड एज द मेंस्ट्रुअल फेज। जिस दिन पे ब्लीडिंग शुरू होती है दैट डे इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड फ्रॉम डे 1 टू डे 5 इट इज कंसिडर्ड एज द मेंस्ट्रुअल फेज। अब डे 1 पे जो पिछले साइकिल का कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो रिग्रेस हो चुका होता है। कॉर्पस ल्यूटियम के रिग्रेस होने के कारण जो FSH है और LH है उसके ऊपर कोई निगेटिव फीडबैक नहीं होता है। हम लोगों ने देखा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जब ये दोनों साथ में होते हैं, तो इट गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू LH, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनता कहाँ से है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। तो जब पिछले साइकिल का कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होता है तब होता यह है कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल लो हो जाता है, जिसके कारण इस LH पे पड़ने वाला जो नेगेटिव फीडबैक था वो खत्म हो जाता है। अब इस नेगेटिव फीडबैक के खत्म होने से FSH एंड LH इसको इनहिबिट करने वाला कोई हार्मोन है नहीं अभी। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स जो कि FSH और LH है इनका सिक्रेशन शुरू करती है। अब ये FSH और LH ये हम लोगों ने देखा था FSH जो हार्मोन है इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट, इट हेल्प्स इन इटसेल्फ इन oogenesis। तो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। हम लोगों ने अलग अलग स्टेजेस भी देखा था ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है। तो जिस दिन से ब्लीडिंग शुरू होता है तो उसी टाइम से ओवरी के अंदर एक फॉलिकल की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। ये तो इस लाइन से ऊपर की जो इवेंट्स है दीज आर टेकिंग प्लेस इन ओवरी एंड दीज इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस इन यूटेरस। तो FSH और LH, एक पॉइंट में यहाँ पे आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि कॉर्पस ल्यूटियम इट ऑल्सो फॉर्म्स इनहिबिन, और ये इनहिबिन जो है इट गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू FSH। तो पिछले साइकिल के कॉर्पस ल्यूटियम के रिग्रेस हो जाने पे जो नेगेटिव फीडबैक था FSH और LH, ये नेगेटिव फीडबैक इज रिमूव, दैट नेगेटिव फीडबैक इज रिमूव, जिसके कारण देयर इज नो इनहिबिशन फॉर FSH एंड LH। तो ये गोनाडोट्रोपिन्स फेवर्स द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, और ओवरी के अंदर जब यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग फेज चल रहा होता है, मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होता है, तो उसी टाइम पे ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर ये जो फॉलिकल्स है उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। एट डे 7 ए डोमिनेंट फॉलिकल इज सिलेक्टेड। सो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट एक ही साथ शुरू होता है, बट ऑन डे 7 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ए डोमिनेंट फॉलिकल इज ऑन डे 7 ए डोमिनेंट फॉलिकल इज सिलेक्टेड। और फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के दौरान हम लोगों ने देखा था जब प्राइमरी फॉलिकल चेंज होती है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, तो ये सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जो ग्रेनुलोसा सेल्स है वो तो ऑन द 7th डे ए डोमिनेंट फॉलिकल इज सिलेक्टेड, और जब उस फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है तो ईस्ट्रोजन, आप लोगों ने जो देखा होगा फॉलिकल, हम लोगों ने ओवेरियन फॉलिकल्स का की वीडियो बनाई थी, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि फॉलिकल्स जब डेवलप कर रहे होते हैं तो डेवलपिंग फॉलिकल्स फॉर्म्स ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन का लेवल आना हाई हो जाता है। तो मतलब कि जब एक फॉलिकल सेलेक्ट हो जाती है, एक डोमिनेंट फॉलिकल ओवरी के अंदर सेलेक्ट हो जाती है, तो ईस्ट्रोजन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है।
और फिर हम लोगों ने हार्मोनल कंट्रोल वाले वीडियो में ये देखा था कि ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो जैसे ही ईस्ट्रोजन फॉलिकल्स के द्वारा फॉर्म किया जाता है, उस ईस्ट्रोजन के इफेक्ट के कारण यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो वापस से प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाती है। तो day 7 to day 14, this phase in the uterus is called proliferative phase. This phase in the uterus is called proliferative phase. Now what happens कि अब फॉलिकल्स जैसे जैसे डेवलप होती जा रही है तो उनसे आने वाले ईस्ट्रोजन की अमाउंट भी बढ़ती जा रही है। एंड ऑल्सो वी हैव सीन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन गिव्स पॉजिटिव फीडबैक टू एलएच। तो जैसे ही ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, वैसे ही एलएच का अमाउंट ईस्ट्रोजन गिव्स पॉजिटिव फीडबैक टू एलएच, तो वैसे वैसे एलएच का अमाउंट बढ़ता जाएगा। एंड फाइनली क्या होगा कि एलएच का अमाउंट, व्हेन द एलएच अमाउंट विल बी मैक्सिमम, then it will cause the rupturing of mature Graafian follicle, and this phenomena is called as LH surge. तो LH का अमाउंट जब अपने मैक्सिमम पे होता है, जब LH का कंसंट्रेशन अपने पीक पे होता है, तो दैट इवेंट इज कॉल्ड LH सर्ज। अभी आगे आगे लेक्चर्स में आपको ग्राफिकली अलग अलग हार्मोन्स के कंसंट्रेशन के लेवल्स के बारे में बताऊंगा। फिलहाल जब LH का अमाउंट मैक्सिमम होता है, दैट टाइम इज कॉल्ड LH सर्ज, और उस टाइम पे द ग्राफियन फॉलिकल, द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक्स एंड सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड, एंड सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड। तो सेकेंडरी oocyte वहां पे रिलीज हो जाती है। ये सारे इवेंट्स हम लोग देख रहे हैं ओवरी के अंदर। फिर क्या होती है कि जो ग्राफियन फॉलिकल के ब्रेकडाउन होने पे जो रिमेनिंग ग्रैनुलोसा सेल्स है, दैट फॉर्म्स द कॉर्पस ल्यूटियम। तो ओवुलेशन होने के बाद जो रिमेनिंग ग्रैनुलोसा सेल्स है वो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करते हैं। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्स बोथ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। अभी देखो, आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन के लिए जो हार्मोन इंपॉर्टेंट है वो कौन है? एलएच। कॉर्पस ल्यूटियम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है एलएच। और जब एलएच मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का रप्चरिंग करा के, मतलब कि ओवुलेशन करा के कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करता है, तो बदले में कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्स प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन विच टुगेदर गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू एलएच। तो कॉर्पस ल्यूटियम से बना हुआ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जब ये दोनों कंबाइनली प्रेजेंट होते हैं तो इट गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू एलएच। तो जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन को बनाता जाएगा, वैसे वैसे नेगेटिव फीडबैक जो होगी एलएच के ऊपर पड़ने वाली वो बढ़ती जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि एलएच का अमाउंट धीरे धीरे घटता चला जाएगा। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एलएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो धीरे धीरे वो जो मेंटेनिंग इफेक्ट जो है एलएच का कॉर्पस ल्यूटियम पे वो घटता चला जाएगा। मीनवाइल यूट्रस के अंदर क्या चल रहा है, जब कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है, तो हम लोगों ने हार्मोनल कंट्रोल वाले वीडियो में ये लिखा था कि प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेटरी नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम। तो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होकर प्रोजेस्टेरॉन देना शुरू करेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन विल फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स इन द एंडोमेट्रियल लाइन। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स हैं जो कि फॉर्म हो रहे हैं यूटेराइन एंडोमेट्रियम के अंदर। फिर तो यहाँ से डे 14 टू डे 28 इस स्टेज को यूट्रस के अंदर वी कॉल एज सिक्रेटरी फेज, एंड दिस टाइम डे 14 टू डे 28 ओवरी के अंदर, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि डे 14 से पहले ये ओवरी के अंदर अलग अलग फॉलिकल्स प्रेजेंट है, तो दिस फेज इज कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर फेज। और 14 डेज के बाद का जो इवेंट टाइम है
उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट है, तो दिस फेज इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज। और कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन होने के कारण कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्स प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन गिव्स द सिक्रेटरी नेचर टू यूटेराइन एंडोमेट्रियम। और प्रोजेस्टेरॉन यूटेराइन एंडोमेट्रियम के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो दिस फेज जहाँ पे एंडोमेट्रियम के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, तो यूट्रस के अंदर इस फेज को हम लोग कहते हैं सिक्रेटरी फेज। अब ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था कि विच फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवरलैप्स। तो आप लोग देख सकते हो कि ओवरी के अंदर जो ल्यूटियल फेज है वो, और यूट्रस के अंदर जो सिक्रेटरी फेज है वो, इनका ड्यूरेशन सेम है। तो ये दोनों फेजेस जो होती है ये ओवरलैप करती है। हर 1-2 साल के बीच में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। थैंक यू।